हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। और आज की इस वीडियो में क्लास 10th वालों के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। अगर इनको आपने अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लिया तो ये गारंटी है कि आपके 95% मार्क्स जरूर आएंगे। कोई नहीं इस बार आपको रोकने वाला है, क्योंकि अगर आपने तैयारी अभी तक शुरू नहीं भी करी है तब भी ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच सकती है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे आपको, किस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स का एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, एक रिव्यू होना चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन दूं ना तो आप झड़ाझड़ तरीके से आंसर की बौछार करते जाएं। तो गाइस इन टॉपिक्स को गो थ्रू करके आप रखिए अपने पास, तब तक हम आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे जो सीबीएसई हर साल पूछता है। लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फेवरेट होते हैं सीबीएसई के, कि इनको पूछना ही पूछना है। उन क्वेश्चन के साथ मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा जोरदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 से आपको शुरुआत करनी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपको पता होगा ना, किसी भी सरफेस पर कोई लाइट की जो बीम है वो अगर इंसिडेंट करवाते हैं तो नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है उतना ही एंगल बनाती हुई निकल जाती है। इसको क्या बोलते हैं, बोलिएगा आप? इंसिडेंट रे। इसको क्या? रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर एक क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है कि बाउंस बैक करना लाइट का उसी मीडियम में। तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्शन। उसके बाद इसके कुछ नियम है, जैसे एक नियम तो यही हो गया, मैं आपको बता चुका हूं कि ये एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं आपस में। उसके बाद जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल, सारी चीजें एक ही प्लेन पर लाइक करती हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो आपको ये पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी है कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारी आपको, फोकल लेंथ क्या होती है, ये सब आपको पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीबीएसई का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें क्या है, आपको कोई भी एक मिरर दे देगा और बोलेगा कि यहां पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन बता देगा, उसके बाद बोलेगा कि इमेज बताइए कहां पर बनेगी। तो आपको ये बताना है। तो इन केसेस को अच्छे से डील करना है आपको एक बार। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद अब अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे हम, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक मीडियम से रेस आके दूसरी मीडियम में जाती है तो हल्की सी टिल्ट हो जाती है, हल्की सी दूर चली जाती है, तो इसको क्या बोलिएगा आप? रिफ्रैक्शन। तो ऐसे इसके भी लॉ हैं, उनको भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेस। यहां पर लेंसेस से देखेंगे हम कि किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड होगी। उसके बाद लेंस का फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस जरूर देखना है आपको। इनसे क्या है, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं। और न्यूमेरिकल में सबसे अच्छी बात क्या है, देखो जहां भी लड़कों को थोड़ा डाउट होता है ना, सीबीएसई वहीं से क्वेश्चन पुटअप करता है, क्योंकि वो आपके डाउट्स के साथ खेलना चाहता है। तो आपको उन्हें खेलने नहीं देना है, अपनी तैयारी बिल्कुल सही से रखनी है। यहां पर प्लस माइनस की जो कंफ्यूजन होती है वही आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें क्या आपको पढ़ना है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन हम लोग पढ़ते थे वो पूरा का पूरा सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। अब क्या बचा हुआ है, कलरफुल वर्ल्ड, मतलब रंगारंग कार्यक्रम। ठीक है, रंगारंग चीजें पढ़नी है सारी। तो रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू कैसे होता है इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्पर्जन क्या होता है और स्कैटरिंग। उसके बाद इस टॉपिक में सबसे अच्छी खास बात क्या मुझे लगती है कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में एनालाइज किया जाता है, उनकी प्रोसेस के बारे में समझना होता है। जैसे कि जो हमारे स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, चमकते क्यों हैं, और जो कलर होता है स्काई का वो ब्लू क्यों होता है, या जो कलर होता है सनशाइन और सनसेट के टाइम पे तो कैसा होता है, ये सारी प्रोसेस कहां से मिलती है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ह्यूमन आई हट चुका है, सीबीएसई इस बार नहीं पूछने वाला है। तो ये चैप्टर जो था आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो बिल्कुल भी किसी हाल में हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़िएगा ना तो झटके खाइएगा, झटके। इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। इसमें जो एक न्यूमेरिकल मतलब बनना ही बनना है, पक्का शॉर्ट शॉर्ट है कि आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके बेस पर ये न्यूमेरिकल बनते हैं। तो यहां पर आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन अच्छे से पढ़ना है।
और उनके बारे में सारी डिटेल चीजें जाननी है। फिर उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होती है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, रो, एल, ए, किस तरीके से ये वेरी करता है, उस पर कई बार पूछ लेता है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है। उसके बाद क्या बात करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक पावर किस तरीके से होती है। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर बनता है, वो क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बनता है। उसके बाद अगले चैप्टर में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि जनरेट होती है किसकी वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो ये वाला केस हमें देखना है। उसके बाद जो फील्ड जनरेट होती है ड्यू टू हमारी करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, इसको हमें देखना है। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को अच्छे से देखना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, इसको हमें अच्छे से देखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको CBSE ने टोटली डिलीट कर दिया है, आपकी सुविधा यहां पर है, इसको नहीं पढ़ना है। वैसे भी ये बहुत आसान चैप्टर था, कोई ऐसा खास इसमें था नहीं। जो अच्छे खासे थे ना वो सेम जैसे थे वैसे ही उन्होंने छोड़ दिए, पर जो आसान से थे, जो आपको आराम से समझ में आते थे, ये आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि 6, 7, 8, 9, 10 में आपने ये पढ़ रखा है, तो आपको ये आसान लगते थे। लेकिन कोई बात नहीं, CBSE ने कुछ हटा दिया तो हमें तो अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 15, अवर एनवायरमेंट। अवर एनवायरमेंट में क्या पढ़ना है, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक्स लेवल। जब ट्रॉपिक्स लेवल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है, ये देखना है। उसके बाद फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। यहां पर जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर बनी हुई है ऊपर हमारे एनवायरमेंट में, ओजोन लेयर, उसमें क्या हो रहा है, छेद होता जा रहा है। अब छेद कैसे होता जा रहा है, एक्चुअली वहां पर जो ओजोन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, छेद कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो उसका हमें फॉर्मेशन देखना है और डिप्लीशन देखना है, क्योंकि ओजोन लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो ऐसे मटेरियल जो कि कुछ टाइम के बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं, और कुछ मटेरियल जो कि डिकम्पोज नहीं होते, तो उनसे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक क्या है, काफी लंबे टाइम तक चलता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि प्लास्टिक के बैग्स या प्लास्टिक की जो भी थैली आती है उनको बैन करो। क्यों बोला जा रहा है बार बार, इसीलिए बोला जा रहा है। इसको आपको पढ़ना है, रिसेंट टॉपिक ये बहुत ज्यादा चल रहा है, तो चांसेस है CBSE यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकल के आता है उसको हम कैसे, वेस्ट जो आया है उसको हम डिस्पोज करें ताकि हमें उसका इंपैक्ट कम से कम हो। अब कोई भी वेस्ट है आप जाके रोड पे फेंक देंगे तो क्या होगा, उससे एनवायरमेंट में पोल्यूशन होगा, आपका एयर पोल्यूशन होगा, और भी बहुत सारे पोल्यूशन है कि अगर वो वाटर में चला गया तो वाटर को पोल्यूट करेगा, अगर वो सॉइल में चला गया तो सॉइल पोल्यूशन करेगा, तो बहुत सारी चीजों को वो पोल्यूट कर सकता है। इसलिए हमें उसका डिस्पोजल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। Now the last one chapter is chapter number 16, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए पढ़ना है। इंटरनल असेसमेंट का मतलब कि वो आपसे बोल सकता है कि इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट अपना तैयार करो। तो गाइस ये थे हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनको छोड़कर नहीं जाना है। न्यूमेरिकल्स कहां से बन सकता है, यहां से बहुत ही ज्यादा अच्छे से न्यूमेरिकल बन सकता है। ये थ्योरेटिकल आपका चैप्टर है, यहां से न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल के लिए अगर आप बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो इलेक्ट्रिसिटी है आपका। यहां पे न्यूमेरिकल ये टॉपिक है, क्योंकि न्यूमेरिकल से यहां से बहुत ज्यादा पूछता है, यहां से भी पूछ सकता है, यहां से भी पूछ सकता है। अब अगर बात करें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, तो यहां पर भी छोटे से क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछ सकता है न्यूमेरिकल। मैं आपको गारंटी देता हूं पूरे पेपर्स आपके लिए लेकर आऊंगा कि किस तरीके से CBSE अटेम्प्ट करवाता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, कैसे पैटर्न में पूछता है, कौन से चैप्टर में किस तरीके से बनाता है। तो जो क्वेश्चन होंगे उनको तो हम डिस्कस करेंगे, प्लस इस बार CBSE किस तरीके से बना सकता है चीजें, उनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप हमारे चैनल को जिस तरीके से प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके जाना। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि उन्हें भी सबसे पहले ये वीडियो जितनी अच्छी तरीके से यहां पर मिल रही है उन्हें भी वो मिलनी चाहिए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू दोस्तों।